नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी आरसीसी की स्पेशल क्लास है जिसमें आज हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले मैं आरसीसी की 4 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा, जिनमें मैंने आरसीसी के बेसिक क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीसी से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस ऑफ अ सिंगली reinforced कंक्रीट सेक्शन इज ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, देन सच अ सेक्शन इज सेड टू बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पहले कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। इन्होंने कहा है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस यानी कि जिसे अपन डिनोट करते हैं एक्स ए से, इस ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस से बड़ी है। तो पूछा है यह सेक्शन कौन सा है, तो इसकी भी 3 कंडीशन होती है, याद रखिएगा। अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस से बड़ी है तो इस सेक्शन को कहा जाएगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इसके अलावा दूसरी कंडीशन होती है कि अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस से छोटी है तो इसे कहा जाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इसके अलावा अगर दोनों बराबर हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस, तो इसे कहा जाएगा बैलेंस्ड सेक्शन। इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चंस बनते हैं और याद रखिएगा आपके एग्जाम में यह प्रश्न आने की काफी संभावना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन की बड़ी है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस से, यानी कि पहली वाली कंडीशन यहां पे बन रही है और इसे ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शेयर स्ट्रेस डायग्राम इज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपन ने पहले भी क्लास में इसको डिस्कस किया है। अगर इसका अपन डायग्राम बनाए तो ये हो गया सेक्शन, ये होगा इसकी इलास्टिक स्टेज और ये होगी इसकी प्लास्टिक स्टेज या अल्टीमेट स्टेज। तो ये पैराबोलिक है शेप में और अल्टीमेट स्टेज पे आएगा ये रेक्टेंगुलर शेप में। इस तरह आपने डायग्राम देखा होगा आरसीसी में। तो पूछा गया है कि इसका शेप कैसा होगा शेयर स्ट्रेस डायग्राम का, तो यह पैराबोलिक है प्लास्टिक स्टेज में और अल्टीमेट स्टेज में रेक्टेंगुलर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रेक्टेंगुलर एंड पैराबोलिक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई एग्जाम्स में आया है। और आप पे भी जितने क्वेश्चंस के आंसर बन रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दें ताकि आपका रिवीजन हो सके। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड कितना रहेगा। तो याद रखिएगा यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहे हैं किसका, कंक्रीट का, तो ये होता है 3 होता है कंक्रीट का। और अगर स्टील का पूछते तो याद रखिएगा 1.78 ये होता है स्टील का वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। और अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा 1.5 और स्टील के लिए होगा 1.15। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ये कंडीशन है लिमिट स्टेट मेथड की। एग्जाम में आपसे दोनों में पूछ सकते हैं। वर्किंग स्ट्रेस में कंक्रीट का 3 और स्टील का 1.78 और लिमिट स्टेट में कंक्रीट का 1.5 और स्टील का 1.15। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कंक्रीट का वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग, जो कि होगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड। स्टेटमेंट दिए गए हैं, वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी, जो कि सही है। फिर कहा गया है द वर्किंग स्ट्रेस इन द मेंबर शुड बी लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस, ये पॉइंट भी सही है। फिर कहा गया है परमिसिबल स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड यील्ड स्ट्रेस, तो ये गलत है। याद रखिएगा ये होता है अपोजिट दिया गया है, ये होता है यील्ड स्ट्रेस।
से फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस ऑप्शन में इन्होंने इसका अपोजिट दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड यील्ड स्ट्रेस, जो कि होता है यील्ड स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो तीसरा पॉइंट गलत है। फिर कहा गया है परमिसिबल स्ट्रेस फॉर फास्टनर्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शंस, ये भी सही है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है, याद रखिएगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा ओनली 3। बाकी पहला, दूसरा और चौथा वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन के हिसाब से सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 गलत है। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा ओनली 3। आपको एग्जाम में यह भी याद रखना है कि उन्होंने पूछा क्या है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन इज बेस्ड ऑन एप्लीकेट consideration of the various condition under which the structure may causes to fulfill its intended function। तो ये कंडीशन होती है लिमिट स्टेट की, ना कि वर्किंग स्ट्रेस की, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर कहा गया है इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन स्ट्रक्चर विल डायरेक्टली टेक इनटू कंसीडरेशन द वेरियस रिलेवेंट मोड्स ऑफ फेलियर। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कंसीडर नहीं किया जाता, यानी कि ये पॉइंट ऐसा होता है इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन स्ट्रक्चर विल नॉट डायरेक्टली टेक इनटू कंसीडरेशन द वेरियस रिलेवेंट मोड्स ऑफ फेलियर। यहां विल नॉट आता, जो कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। फिर कहा गया है इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड रेगुलेटरी बॉडीज और क्लासिफिकेशन सोसाइटीज यूजुअली स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ द अलाउएबल स्ट्रेस एज सम फ्रैक्शन ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट सिर्फ ओनली 3 है, यानी तीसरे नंबर वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा ओनली 3। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो याद रखिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेशियो होता है किसका, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑन वर्किंग स्ट्रेस। याद रखिएगा यहां स्ट्रेस रहता है, आपको ऑप्शन में कुछ और देखने को ही मिल सकता है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का रेशियो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन है वाई ओवर रीइंफोर्सिंग अ बीम द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन। अगर ओवर रीइंफोर्स्ड बीम है तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऑप्शन है 0.2, 0.25, 0.1 या 0.15। तो याद रखिएगा ओवर रीइंफोर्सिंग बीम में 25% से ज्यादा नहीं हो सकता मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। 25% का मतलब होता है 0.25 या 0.25। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है इन अंडर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। याद रखिएगा अंडर रीइंफोर्स्ड बीम के बारे में कहा गया है। तो कहा गया है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो हम सभी जानते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन में एक्स ए यानी कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू कम होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये कंडीशन सही है। फिर कहा गया है कंक्रीट रीचेज अल्टीमेट स्ट्रेस प्रायर टू स्टील रीचिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये कंडीशन गलत है, क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील पहले फेलियर होता है, उसके बाद कंक्रीट फेलियर होता है। और ये कंडीशन जो इन्होंने कही है कंक्रीट रीचेज अल्टीमेट स्ट्रेस प्रायर टू द स्टील रीचिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस, ये कंडीशन है ओवर रीइंफोर्स्ड कंडीशन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए कंडीशन। तो ये कंडीशन गलत है। फिर कहा गया मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ द बैलेंस सेक्शन। तो बिल्कुल सही है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होगा बैलेंस सेक्शन के कंपैरिजन में, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में। फिर कहा गया है लीवर आर्म ऑफ रेजिस्टिंग कपल इज लेस देन द बैलेंस सेक्शन। तो ये कंडीशन भी गलत है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, 1 and 3 ओनली।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट, इसमें सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी है 8.5 मेगापास्कल। तो याद रखिएगा मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी। अब अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 280/3 इंटू सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी है इन्होंने 8.5 मेगापास्कल, 8.5। तो अगर इसे अपन सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 इंटू 8.5 यानी कि लगभग 25.5। तो 280/25.5 से भी अगर अपन सॉल्व करेंगे 25 बन जा 25, यहाँ बचा 30, फिर से आएगा 25 बन जा 25, और यहाँ 0.5 भी है 25 के साथ, तो 11 से पॉइंट में कुछ कम वैल्यू आएगी। इस तरह से एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि सभी को कैलसी की हैबिट हो जाती है। तो एग्जाम में आप पे फॉर्मूला तो याद होगा लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगी, तो इस वजह से आपको कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करके जाना है। 11 से कुछ पॉइंट्स में कम वैल्यू आएगी। अपन ऑप्शन में अगर देखें तो 10.98 11 के पास की सबसे पास की वैल्यू यही दी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको करना। अगर याद रखिएगा 11.5 से ऊपर की वैल्यू आती तो फिर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता। तो जो ज्यादा क्लोज वैल्यू है वह आपका आंसर सही होगा। चाहे तो आप पूरा भी इसे सॉल्व कर सकते, इस तरह से आपको सॉल्व करना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम M is the modular ratio, AST is area of steel reinforcement, then net increase in the equivalent concrete area uncracked is given by। इसे अगर अपन सॉल्व करें तो बनाएंगे, सबसे पहले तो सेक्शन बना लेते हैं। ये हो गई बी की वैल्यू, ये हो गई डी की वैल्यू। अब बी डी प्लस MAST माइनस AST, ये कंडीशन। अब इसमें से अगर अपन AST कॉमन ले लें तो अपने पास बचेगा BD प्लस M-1 और ये हो गया एरिया, और ये हो गई वैल्यू का आएगी नेट इंक्रीज एरिया इन अनकरेक्ट सेक्शन, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। जैसे अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू M-1 AST। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर होगा, M-1 AST, क्योंकि बीडी में कितना एरिया जुड़ा है तो M-1 AST का इंक्रीज हुआ है बीडी में, और यही इन्होंने पूछा था। नेट इंक्रीज इन द इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया अनक्रैक्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन है क्रिटिकल मेथड, लोड फैक्टर मेथड, इलास्टिक मेथड या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा वर्किंग स्ट्रेस मेथड को इलास्टिक मेथड भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी, मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी कहा जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, इलास्टिक मेथड भी कहा जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड को, और मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस फॉर अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर इन टेंशन फॉर HYSD ग्रेड Fe415 इज। इसकी भी एक टेबल बना लीजिएगा। यहां पर लिख लेते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेसेस, इधर टाइप ऑफ स्टील। सबसे पहले आ जाएगा माइल्ड स्टील Fe250, फिर आ जाएगा HYSD बार Fe415, और इधर लिख देते हैं Fe500। अब सबसे पहले अगर बात करें टेंशन की, और इधर लिख देते हैं कंप्रेशन। तो टेंशन में या टेंसाइल स्ट्रेंथ, अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और कंप्रेशन में हो जाएगा
130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरह से अगर बात की जाए एफ एच बाई एच डी बार की FE 415 में, तो ये हो जाएगा 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कंप्रेशन में हो जाएगा 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके अलावा अगर FE 500 की बात की जाए, 1 मिनट में कलर चेंज करके लिख देता हूं यहाँ पे, FE 500 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यूज आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया है एच बाई एच डी बार FE 415 के लिए, और किसमें, तो टेंशन में पूछा गया, मेंबर इन टेंशन, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है, याद रखिएगा ये FE 415 और टेंशन में, तो 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इफ सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी है 8.5 मेगा पास्कल। और कई बार ये वैल्यू दी भी नहीं रहती एग्जाम में, तो आपको याद रखना चाहिए कम से कम M20 M25 इस तरह से। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट रहती है। मॉड्यूलर रेशियो पूछा है, लगभग वही सेम क्वेश्चन है जो पहले अपन ने किया था। मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू होती है 280/3 सिग्मा सीबीसी। वैल्यू पुट कर देंगे तो ऊपर आएगा 280, नीचे आएगा 3 इंटू 8.5। इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग 11 के अप्रॉक्स आपका आंसर आता है, या कह सकते हैं 10.98 या 9998। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, 10.98। कई बार आपको एग्जाम में ऑप्शन में 11 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल माइनर अंतर रहता है। 10.98 और 11 लगभग यही आंसर आता अगर आप इसको कैंसिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है इन अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस अर्लियर देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। कहा गया है सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है और कंक्रीट अपनी परमिसिबल स्ट्रेस पहले पहुंच जाता है एज कंपेयर टू स्ट्रेस इन स्टील, तो बीम सेक्शन कौन सा है। यानी कंडीशन ये हो गई कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ी है, पहली कंडीशन तो ये है। और इस सेक्शन को अपन कहेंगे ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड होता तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होती है, इसे याद रखिएगा। अब इसमें फेलियर कैसा होगा, तो इसमें होगा ब्रिटल फेलियर और क्रश्ड सडनली। ये कंडीशन मैंने आपके लिए इसलिए बताई क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इस लैंग्वेज की जगह इनमें से कोई कंडीशन होती कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, या फिर ब्रिटल फेलियर है और क्रश्ड सडनली। तो ये सब कंडीशन होती है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में, जिसमें कंक्रीट पहले फेल हो जाता है स्टील से। अगला क्वेश्चन है इन अ डबल रीइंफोर्स्ड सेक्शन द रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स इन कंक्रीट एंड द कंप्रेशन स्टील आर 200 किलोन्यूटन एंड 100 किलोन्यूटन रिस्पेक्टिवली। द लीवर आर्म ऑफ कंक्रीट एंड कंप्रेसिव स्टील फोर्सेज आर 0.4 मीटर एंड 0.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। In the case, which of the following correctly given the value of ultimate movement of the resistance। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी जेई के सीबीटी 2 में आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। इसके अलावा एमपी सब इंजीनियर, छत्तीसगढ़ व्यापम सब इंजीनियर या एमपीपीएससी एई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे अपन MOR से डिनोट करते हैं, ये होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब अगर अपन सबसे पहले निकालें टेंशन में MOR की वैल्यू, तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है टेंशन में 100 किलो न्यूटन फोर्स की वैल्यू और 0.5 दी है लीवर आर्म की। तो टेंशन में आएगा 100 इंटू 0.5, ये हो जाएगा 50, और यूनिट रहेगी इनकी किलो न्यूटन, याद रखिएगा क्योंकि यहाँ लोड की बात की जा रही है। फिर MOR निकाल लेंगे अपन काय में, MOR कंप्रेशन में, फिर वही होगा सेम फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो कंप्रेशन में दिया है 200 का फोर्स 200 किलो न्यूटन, तो लीवर आर्म की वैल्यू दी है 0.4,
यहाँ 1 सेकेंड रुकिए, 50 किलो न्यूटन पर मीटर होगा, इंटू मीटर, क्योंकि लीवर आर्म का भी तो इंटू कर रहे हैं अपन। फोर्स दिया है 50 किलो न्यूटन और लीवर आर्म दिया है 0.5 मीटर। अपन अगर कंप्रेसर में निकाले तो इसमें फोर्स की वैल्यू दी है 200 किलो न्यूटन, तो लीवर आर्म दिया है 0.4 का इंटू करेंगे तो आएगा 80 किलो न्यूटन मीटर। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली गिवन द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अपन को कंप्रेशन में निकालना है क्योंकि अपन कंप्रेशन में डिजाइन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 80 किलो न्यूटन मीटर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, एमओआर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्स इनटू लीवर आर्म। अगला क्वेश्चन है, असर्शन दिया है और उनका रीजन दिया है। द बिहेवियर ऑफ एन ओवर रीइंफोर्स्ड बीम इज मोर डक्टाइल देन द अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। का रीजन दिया है ओवर रीइंफोर्स्ड बीम कंटेन्स मोर स्टील एंड स्टील इज मोर डक्टाइल देन द कंक्रीट। तो हमेशा याद रखिएगा ओवर रीइंफोर्स्ड बीम जो रहेगी वह ब्रिटल नेचर की रहेगी, क्योंकि इसमें कंक्रीट फेलियर होगा, इसमें ब्रिटल फेलियर होगा। तो अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो ए तो ऑप्शन गलत हो गया। उन्होंने कहा द बिहेवियर ऑफ ओवर रीइंफोर्स्ड बीम इज मोर डक्टाइल देन द अंडर रीइंफोर्स्ड बीम, तो इन्होंने अपोजिट कहा है, ब्रिटल रहेगा, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम रहती है डक्टाइल, स्टील पहले फेलियर होता है। फिर इन्होंने रीजन दिया है ओवर रीइंफोर्स्ड बीम इज कंटेन्स मोर स्टील, ये बात सही है, देन स्टील इज मोर डक्टाइल देन द कंक्रीट, ये कंडीशन भी सही है। कंक्रीट होता है ब्रिटल नेचर का और स्टील होता है डक्टाइल नेचर का, और ओवर रीइंफोर्स्ड बीम में स्टील ज्यादा रहती है कंक्रीट के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन में अपन देखें अगर तो ए इज फॉल बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विच रिस्पेक्ट टू एन ओवर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन अंडर द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। स्टेटमेंट्स अगर अपन देखें, द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील reaches the allowable steel limit before the maximum tensile stress in concrete reaches the allowable limit, तो ये कंडीशन तो गलत होगी। फिर कहा गया है टेंसाइल स्टील स्ट्रेस एंड मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट साइमल्टेनियसली रीच देयर अलाउएबल लिमिट, तो ये भी गलत होगा, साइमल्टेनियसली भी नहीं होगा। फिर कहा गया है द अलाउएबल लिमिट इज रीचेज इन कंक्रीट बिफोर द स्टील स्ट्रेस रीचेज द अल्टीमेट वैल्यू, तो ये चीज सही होगी, कंक्रीट पहले अपनी अल्टीमेट अलाउएबल लिमिट पर पहुंच जाएगा, क्योंकि बात हो रही है वर्किंग स्ट्रेस मेथड की और ओवर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन की। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट अपनी अलाउएबल लिमिट पर पहले पहुंचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। फिर कहा गया है द टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील reaches the allowable limit before the maximum compressive stress in concrete reaches the allowable limit, तो ये भी गलत होगा। याद रखिएगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में कंक्रीट अपनी लिमिट पर पहले पहुंचेगा और अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील अपनी अलाउएबल लिमिट पर पहले पहुंचता है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है द फेलियर ऑफ एन ओवर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज ड्यू टू, ऑप्शन है कंप्रेशन फेलियर, मिड फेलियर, शेयर फेलियर या टेंशन फेलियर। तो बात की जा रही है ओवर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम की, और इसमें आप सभी जानते हैं कि कंक्रीट अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहले पहुंच जाता है, यानी कि स्टील, आप सभी जानते हैं कंक्रीट होता है कंप्रेशन में अच्छा और स्टील होता है टेंशन में। तो स्टील अपनी लिमिट तक पहुंच ही नहीं पाता, यानी कि इसमें टेंशन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता, इसके पहले बीम फेल हो जाती है कंक्रीट के कारण, यानी कि अपने ब्रिटल नेचर के कारण। तो इसे कहेंगे अपन कंप्रेसिव फेलियर या कंप्रेशन फेलियर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड बीम होती तो उसमें होगा टेंशन फेलियर, याद रखिएगा, क्योंकि कंक्रीट से पहले स्टील फेल हो जाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड में, तो उसे कहेंगे अपन टेंशन फेलियर। इन्होंने कहा है ओवर रीइंफोर्स्ड, जिसे कंप्रेशन फेलियर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स सर्टेन आ सिंपली सपोर्टेड अंडर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू दीज स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने पूछा है कौन सा सही है। द फेलियर ऑफ बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू यील्ड ऑफ स्टील, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम इज मोर देन दैट ऑफ द वैलेंस सेक्शन ऑफ द बीम,
इसके बारे में कहा है इन्होंने, सपोर्ट अंडर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन के बारे में। तो पहली तो कंडीशन सही होगी, द फेलियर ऑफ बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू यील्डिंग ऑफ स्टील, क्योंकि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, स्टील की यील्डिंग के कारण यह फेलियर होगा। लेकिन सेकंड कंडीशन गलत होगी, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम इज मोर देन दैट ऑफ द बैलेंस सेक्शन ऑफ द बीम, ये कंडीशन गलत होगी, यानी कि ऑप्शन मतलब पहला स्टेटमेंट बस सही है। ऑप्शन पहला दिया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन वेयर द स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक टेम्परेचर एंड श्रिंकेज इफेक्ट आर कंबाइंड विथ दोज due to dead, live and impact load, the permissible stresses in the concrete and steel may be exceeded up to the limit of। इस क्वेश्चन को आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहा गया परमिसिबल स्ट्रेसेस इन द कंक्रीट एंड स्टील में बी एक्सीड अप टू द लिमिट ऑफ। इस कंडीशन में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर स्ट्रेसेस आते हैं विंड लोड के कारण, अर्थक्वेक के कारण, टेम्परेचर के, श्रिंकेज के, सभी के कॉम्बिनेशन के साथ, ड्यू टू डेड लोड, लाइव लोड और इम्पैक्ट लोड, यानी कि तीनों प्रकार के लोड लगते हैं, तो परमिसिबल स्ट्रेस कितना रहेगा कंक्रीट और स्टील में, की लिमिट कितनी रहेगी, तो 33.33 यानी कि 33.33% इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये वैल्यू रहती है कोड के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, आईएस कोड के अकॉर्डिंग। इसकी एक टेबल भी रहती है जो मैं आने वाली क्लासेस में आपको डिस्कस करूंगा। ये आप याद रखिएगा 33.33% अगर सभी प्रकार के लोड उस पर लग रहे हैं। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।